Okay, Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, lecture number 22, first year, chapter number 8. आज हम स्टार्ट करेंगे सुपर पोजीशन प्रिंसिपल. सुपर पोजीशन प्रिंसिपल. सुपर पोजीशन प्रिंसिपल का मतलब आपके पास ये है, द ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स इन सम रीजन of a space. The overlapping of waves in some region of space is known as superposition principle. ठीक है, याद रखे आपके पास जो इफेक्ट चेंज होता है, इफेक्ट चेंज will only occur at a superposition region. And after superposition, waves will propagate. Waves will propagate in their corresponding direction. In their corresponding directions with the same effect. With the same effect. ठीक है, ये आपके पास लीनियर सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट है. सुपरपोजिशन का मतलब आपके पास होते हैं द ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स इन सम रीजन ऑफ स्पेस. ठीक है, मैं अगर लूं ये आपके पास लेट सपोज एक वेव है, ये आपके पास दूसरा वेव है, ये रेड एक, ये ब्लू आपके पास दूसरा. मैं इसको जो है सेकंड वेव लिखता हूं. ठीक है, और इस रेड को मैं फर्स्ट वेव लिख लेता हूं. ये आपके पास एम्पलीट्यूड A1 और ब्लू का आपके पास एम्पलीट्यूड A2 होगा. ठीक है, अगर ये ओवरलैप हो जाए तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेव होगा. दिस विल बी अ रिजल्टेंट वेव. और ये रिजल्टेंट वेव आपके पास होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा इट विल बी AR. रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आपके पास क्या होगा? AR. ठीक है, तो ये देखिए दो वेव्स सुपरपोज कर गए और सुपरपोजिशन से आपके पास रिजल्टेंट वेव बन गया. ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है कि द इफेक्ट चेंज. इफेक्ट चेंज का मतलब मैं एक दूसरा डायग्राम अगर आपको बना के दूं, ये आपके पास दो वेव पल्स है. ठीक है, ये आपके पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपके पास इस डायरेक्शन में जा रहा है. दिस इज A2, दिस इज A1. अगर ये दो वेव्स आपके पास सुपरपोज कर गए, ये दो वेव्स आपके पास सुपरपोज कर गए, तो इसका एम्पलीट्यूड आपके पास होगा इट विल बी इक्वल टू AR. ठीक है, लेकिन आफ्टर सुपरपोजिशन, अगर सुपरपोजिशन के बाद आप देख ले, ये आपके पास A2, ये आपके पास A1. ठीक है, एम्पलीट्यूड वाला, वो जब अलग हो जाते हैं आफ्टर सुपरपोजिशन तो वो अपने अपने इफेक्ट के साथ अपने अपने डायरेक्शन में चले जाते हैं. देखिए एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, इसके एम्पलीट्यूड A1, इसके एम्पलीट्यूड A2. यहां पर ये आपके पास सुपरपोज हो गए. जब ये आपके पास सुपरपोज हो गए तो यहां पर एक वेव बन गया, बड़ा लहर बन गया. और आफ्टर सुपरपोजिशन अगर आप इन दोनों वेव्स को देखें तो अपने अपने डायरेक्शन, करेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में अपने अपने इफेक्ट के साथ जो है वो चले जाते हैं. ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब आपके पास ये है. और देखिए अगर आप बुक में देखें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव will be equal to the vector sum of the displacement of all the waves. या मैं एम्पलीट्यूड भी लिख सकता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेव, दिस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स. रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है आपके पास, दिस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ एम्पलीट्यूड A1 एंड A2. ठीक है, वेक्टर सम. और वेक्टर सम में हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं वो सारे रूल्स यहां पर एप्लीकेबल हैं. ठीक है, द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स will be equal to the displacement of the resultant wave. The vector sum of the amplitude of wave is equal to the amplitude of a resultant wave. Vector sum यहां पर मैंने लिया है. Vector sum हमने क्यों लिया है? क्योंकि फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकते हैं जहां पर ये सुपरपोजिशन कर सकता है. 0 से लेकर 180 तक कोई भी एंगल पॉसिबल है, तो इसलिए मैंने वेक्टर सम लिख लिया. और एक बात याद रखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने जितनी भी रूल्स डिस्कस किए थे, जितनी भी ट्रिक्स डिस्कस किए थे, वो सारे यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, या एम्पलीट्यूड्स के लिए डिस्कस करेंगे। अगर मैं लिख लूं एक एमसीक्यू, टू वेव्स हैविंग एम्पलीट्यूड्स, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड्स A1, ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड A, सुपरपोज, ठीक है, सुपरपोज इन अ रीजन where a resultant wave has also same amplitude. Resultant wave has also same amplitude A. Same amplitude A. Then phase difference between two waves will be dish. फेज डिफरेंस आपके पास क्या होगा? ए ऑप्शन आपके पास 0 डिग्री, बी ऑप्शन आपके पास 120 डिग्री, सी ऑप्शन 60 डिग्री, डी ऑप्शन आपके पास 45 डिग्री। तो देखिए, अगर आप लोगों को याद हो तो वेक्टर्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और उसका रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए, तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? तो 120 डिग्री आपके पास एंगल था बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये आपके पास A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, एम्पलीट्यूड्स आपके पास सेम है और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आपके पास A है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आपके पास A है। तो व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स? फेज डिफरेंस आपके पास क्या होगा? 120 डिग्री होगा। अगर मैं इस तरह लिख लूं कि दो वेव्स है, उसकी एम्पलीट्यूड बराबर है A, ठीक है, और रिजल्टेंट वेव है, मैं अगर इसके साथ भी लिख लूं एमसीक्यू, दो वेव्स है जिसकी एम्पलीट्यूड A है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी आपके पास 2A है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी आपके पास 2A है। तो व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स? ठीक है, दो वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस आपके पास क्या होगा? तो 0 डिग्री होगा, क्योंकि A प्लस A दैट विल बी इक्वल टू 2A। तो हम सेम वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड तब कर सकते हैं व्हेन दे आर पैरेलल, ठीक है। तो ये आपके पास फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अगर मैं इस तरह लिख लूं, कि एम्पलीट्यूड्स दो वेव का A के बराबर है और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आपके पास √2A के बराबर हो, √2A के बराबर हो, तो फेज डिफरेंस आपके पास क्या होगा बिटवीन द टू वेव्स? तो ये आपके पास क्या होगा? 90 डिग्री आपके पास होगा। फेज डिफरेंस आपके पास क्या होगा? 90 डिग्री आपके पास होगा, ठीक है। तो ये आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास बन गए हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड वाले। और याद रखिए, आपके बुक में जो सुपरपोजिशन है, दिस इज ओनली लीनियर सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मुख्तलिफ किस्म के हैं, बट यहां पर आपके बुक में जो है दिस इज अ लीनियर सुपरपोजिशन। ये आपके पास लीनियर सुपरपोजिशन है। अब मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर इस टॉपिक की समझ आपको आ जाए तो आपको 8 चैप्टर में आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, और चैप्टर नंबर 9 में भी इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप गौर से इसको सुने और सीखे। पाथ डिफरेंस आपके पास जो होता है, पाथ डिफरेंस आपके पास जो होता है, द डिफरेंस इन अ डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, द डिफरेंस इन डिस्टेंस ट्रेवल बाय टू वेव्स, द डिफरेंस इन डिस्टेंस ट्रेवल बाय टू वेव्स, इसको बेसिकली हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस को हम डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, अगर ये आपके पास एक वेव है, दिस इज वन वेव, ये आपके पास दूसरा वेव है, दिस इज सेकंड वेव, ये रेड आपके पास फर्स्ट वेव है। तो आप इन दोनों में देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये आपके पास पाथ डिफरेंस है। ये रेड वेव यहां से शुरू हो रहा है, ब्लू वेव यहां से शुरू हो रहा है, तो इन दोनों के दरमियान ये आपके पास पाथ डिफरेंस है। एक वेव यहां से शुरू हो रहा है, दूसरा यहां से शुरू हो रहा है, सो दिस रिप्रेजेंट द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। ये पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द टू वेव्स। दूसरा आपके पास होता है फेज
डिफरेंस। दूसरा आपके पास होता है फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस आपके पास जो होता है द डिफरेंस in a state of two oscillators. The difference in state का मतलब आपके पास ये होता है that is position in direction of a motion. ठीक है, the difference in state, that is position and direction of motion. Position and direction of motion को मैं ब्रैकेट में बंद कर लेता हूं, ठीक है, ये इसके साथ स्टेट, ये इसके साथ ब्रैकेट। द डिफरेंस इन स्टेट ऑफ टू वेव्स, ठीक है, और स्टेट का मतलब आपके पास ये होते हैं पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं। और फेज डिफरेंस आपके पास जो है इसको हम डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं, इसको हम फेज डिफरेंस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास रिलेशन है, एक इक्वेशन है, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डी डिवाइड बाय लेमडा, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है जो कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को रिलेट करता है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को रिलेट करता है। तो अगर आपको पाथ डिफरेंस गिवन हो आप फेज डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, अगर आपको फेज डिफरेंस गिवन हो आप पाथ डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। तो 2 पाई डी डिवाइड बाय लेमडा, लेमडा मींस वन कंप्लीट वेव, वन साइकिल, ठीक है। तो 2 पाई डी, 2 पाई आर पूरा सरकमफेरेंस, और पूरा सरकमफेरेंस आपके पास 2 पाई आर होता है और उसका एंगल 2 पाई रेडियन होता है, और पूरे वेवलेंथ का भी एंगल 2 पाई रेडियन होता है। तो 2 पाई आर या 2 पाई डी को लेमडा पे डिवाइड करें तो फेज डिफरेंस आपके पास आएगा। सो दिस इज द इक्वेशन व्हिच रिलेट फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। अगर मैं लिख लो इफ डी इज इक्वल टू लेमडा, यहां पर पुट करें डी इज इक्वल टू लेमडा, तो आपके पास फेज डिफरेंस क्या बन जाएगा 2 पाई। तो आपको अगर पाथ डिफरेंस गिवन हो आप फेज डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, अगर आपको फेज डिफरेंस गिवन हो आप पाथ डिफरेंस को मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका आसान फार्मूला भी मैंने लिख लिया है, लेकिन मैं आपको आसान तरीका भी बता रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि पाथ डिफरेंस कितने और फेज डिफरेंस कितना होगा। आप ये ले लें, ये आपके पास दो वेव्स है, ब्लू और रेड, ब्लू और रेड, ये इन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस है, ये इन दोनों के दरमियान आपके पास क्या है पाथ डिफरेंस है, ठीक है। और इस पाथ डिफरेंस को आप लिख सकते हैं ये वन वेवलेंथ, ये वन वेवलेंथ का फर्क है, वन लेमडा, एक पूरे वेव का फर्क है आपके पास पाथ डिफरेंस। और वन वेवलेंथ का मतलब होता है वन कंप्लीट साइकिल, और वन कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। आपके पास क्या होगा वन साइकिल, वन वेवलेंथ, वन वेवलेंथ मींस फुल साइकिल, 2 पाई रेडियन एंगल। तो अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस वन वेवलेंथ के बराबर हो तो फेज डिफरेंस आपके पास 2 पाई होगा, ठीक है। अगर एक तीसरा वेव यहां से शुरू हो रहा है, यहां से, ये थर्ड है, तो इसका और इसके दरमियान आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो आपके पास 2 लेमडा है। ये ब्लैक, ये थर्ड अगर यहां से शुरू हो रहा है, इसका और इसके दरमियान 2 कंप्लीट वेवलेंथ का फर्क है, और वन वेवलेंथ मींस वन कंप्लीट वेव। तो अगर डी 1 लेमडा हो तो ये 2 पाई, अगर ये 2 लेमडा हो तो लेमडा के लिए 2 पाई, फेज डिफरेंस फॉर्मूले में भी पुट करें तो ये आपके पास 4 पाई या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, ठीक है। अगर डी आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू 3 लेमडा, अगर डी आपके पास 3 लेमडा के बराबर हो सो फेज डिफरेंस आपके पास जो होगा इट विल बी इक्वल टू 6 पाई, क्योंकि 3 लेमडा 2 पाई तो 3 2 6 पाई। तो देखिए यहां पर एक चीज ये भी याद रखे कि हमने वेवलेंथ को सेम लिए हुए हैं, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया है वेवलेंथ मैंने क्या लिया हुआ है सेम लिया हुआ है तमाम है उसका, ठीक है। तो अगर आपके पास पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो, ठीक है, तो जनरली मैं लिख सकता हूं जनरली इफ डी इज इक्वल टू एन लेमडा, एन आपके पास 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा,
तो फेज डिफरेंस आपके पास क्या होगा, n, और लिम्डा के बजाय आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, और याद रखिए आप यहां पर देख सकते हैं क्रस्ट क्रस्ट के साथ है, ट्रफ ट्रफ के साथ है, क्रस्ट क्रस्ट के साथ है, ट्रफ ट्रफ के साथ है। ठीक है, तो अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स इस तरह सुपरपोज कर जाए कि उसके पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर हो, तो या फेज डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई के बराबर हो, तो क्रस्ट क्रस्ट के साथ सुपरपोज होगा, ट्रफ ट्रफ के साथ सुपरपोज होगा। और इंटरफेरेंस आपके पास कौन सा होगा, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर मैं लिख लूं इफ d इज इक्वल टू 10 लेमडा, ठीक है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा 10, और लेमडा के बजाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई, ये आपके पास 20 पाई आ जाएगी। ठीक है, तो इफ पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, फेज डिफरेंस आपके पास क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इसका मतलब आपके पास ये होता है। और इसमें क्रस्ट क्रस्ट के साथ होगा, और ट्रफ आपके पास जो है वो ट्रफ के साथ होगा। फॉर्मूले से भी आप मालूम कर सकते हैं 2 पाई d डिवाइड बाय लेमडा। अच्छा, अब ये देखिए अगर मैं एक वेव को इस तरह लिख लूं, ये आपके पास एक वेव है, ये आपके पास दूसरा वेव है, दिस इज सेकंड वेव, और ये ब्लैक आपके पास है, दिस इज फर्स्ट वेव। तो अगर आप लोग देखें इन दोनों वेव्स के दरमियान, इन दोनों वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस आपके पास है d, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ, d इज इक्वल टू हाफ ऑफ अ वेवलेंथ, लिम्डा डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो देखिए अगर मैं लिख लूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं फर्स्ट केस, इफ d इज इक्वल टू लिम्डा बाय 2 मींस हाफ साइकिल, तो देखिए लिम्डा मींस फुल साइकिल 2 पाई रेडियन, तो हाफ वेवलेंथ आपके पास होगा लिम्डा बाय 2, फेज डिफरेंस आपके पास होगा इट विल बी इक्वल टू पाई, फेज डिफरेंस आपके पास क्या होगा, वो आपके पास पाई होगा। ठीक है, सेकंड आपके पास जो है इफ d इज इक्वल टू 3 लिम्डा डिवाइड बाय 2, अगर पाथ डिफरेंस आपके पास 3 लिम्डा बाय 2 हो, मैंने 2 लिम्डा बाय 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर आप 2 लिम्डा बाय 2 लिखे तो 2 विल बी कैंसिल, आपके पास लिम्डा आ जाएगा। तो देखिए लिम्डा बाय 2 पाई, तो ये भी लिम्डा बाय 2 है, पाई आपके पास आ जाएगा, और 3, तो ये 3 पाई, यहां पर एक हाफ साइकिल पाई, 3 हाफ साइकिल तो 3 पाई। ठीक है, अगर मैं लिख लो d इज इक्वल टू 5 लिम्डा बाय 2, 5 लिम्डा बाय 2, तो फेज डिफरेंस आपके पास 5 पाई होगा। ठीक है, 5 पाई होगा। तो देखिए अगर आपके पास पाथ डिफरेंस हाफ ऑफ वेवलेंथ हो, तो फेज डिफरेंस पाई, हाफ वेवलेंथ पाई, 3 हाफ तो 3 पाई, 5 हाफ 5 पाई, 7 हाफ 7 पाई, 9 हाफ 9 पाई, इस तरह जाते जाए। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं जनरली d अगर आपके पास n+1/2 लेमडा हो, या 2n+1 लेमडा डिवाइड बाय 2 हो, ठीक है, तो फेज डिफरेंस आपके पास जो होगा इट विल बी इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई, और n यहां पर किस चीज के बराबर होगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये आपके पास जो है नंबर होगा। तो यहां पर आप पुट करें, ये आपको क्या देगा, r डिवाइड बाय 2 लेमडा, ये देखिए मैं इसको 3 लेमडा बाय 2 भी लिख सकता हूं, 3 लेमडा बाय 2 भी इसको मैं लिख सकता हूं। ठीक है, या इसको मैं 3 डिवाइड बाय 2 लेमडा भी लिख सकता हूं। तो अगर आपके पास पाथ डिफरेंस ऑड ऑफ हाफ ऑड डिवाइड बाय 2 लेमडा या ऑड लेमडा बाय 2 हो, और फेज डिफरेंस आपके पास ऑड पाए, देखिए अगर मैं n को 0 पुट कर लूं तो लेमडा बाय 2, अगर मैं n को 1 पुट कर लूं 3 बाय 2 लेमडा, अगर n को मैं 2 पुट कर लूं तो 5 बाय 2 लेमडा, इस तरह जाते जाए। हाँ, अगर इसमें n-1/2 हो, प्लस के बजाय माइनस हो, n-1/2, 2n-1, तो फिर n 1 से शुरू होगा, 0 से शुरू नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास इसमें प्लस हो तो फिर n 0 से शुरू होगा। ये बात आप जहन में बिठा दें। ठीक है, आपको कुछ बुक्स में देखेंगे n-1/2,
तो अगर माइनस हो तो n 1 से शुरू होगा, अगर प्लस हो तो n 0 से शुरू होगा। ठीक है, तो ये आपके पास है। और देखिए इस केस में एक वेव का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट के साथ, क्रस्ट ट्रफ के साथ, क्रस्ट ट्रफ के साथ, क्रस्ट ट्रफ के साथ, तो इस इंटरफेरेंस को आगे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। ठीक है, तो अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो या फेज डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो, तो क्रस्ट क्रस्ट के साथ होगा, ट्रफ ट्रफ के साथ होगा। लेकिन अगर पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो फिर आपके पास क्रस्ट ट्रफ के साथ होगा, ट्रफ क्रस्ट के साथ होगा। इंटरफेरेंस आपके पास होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, अब यहां पर मैं ले रहा हूं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आपके पास जो है द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड due to the superposition of waves, effect produced due to superposition of waves known as interference। यहां पर एक बात याद रखें, हम जिस इंटरफेरेंस को डिस्कस कर रहे हैं उसके कंडीशंस क्या होंगे। याद रखें, इंटरफेरेंस के मुख्तलिफ किस्म है। वेव सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम। ठीक है, अगर सेम ना हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, फ्रीक्वेंसी सेम ना हो, सेम डायरेक्शन, मुख्तलिफ इंटरफेरेंस है। लेकिन यहां पर जो हम इंटरफेरेंस डिस्कस करें, कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस या स्टेशनरी इंटरफेरेंस, वो आपके पास क्या है? वेव्स प्रोपेगेटिंग इन सेम डायरेक्शन, वेव्स प्रोपेगेटिंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, वेवलेंथ आपके पास जो है वो सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, थर्ड आपके पास जो है सुपरपोजिशन इन सेम रीजन एंड सेम स्पेस। वेव सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगे, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, सुपरपोजिशन इन सेम रीजन एंड सेम स्पेस। ठीक है, तो फिर आपके पास इंटरफेरेंस स्टेडी इंटरफेरेंस होगा। और स्टेडी इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा? अगर इनिशियली कंस्ट्रक्टिव तो हर जगह पर कंस्ट्रक्टिव, अगर इनिशियली डिस्ट्रक्टिव तो हर जगह पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर मैं लिख रहा हूं इंटरफेरेंस के आपके पास दो टाइप्स है। नंबर फर्स्ट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके पास क्या है? अगर क्रस्ट क्रस्ट के साथ सुपरपोज हो एंड ट्रफ ट्रफ के साथ सुपरपोज हो। ठीक है, या अगर पाथ डिफरेंस आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो या फेज डिफरेंस आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो। मतलब इस किस्म का सुपरपोजिशन कि एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट ट्रफ ट्रफ के साथ। ठीक है, तो देखिए अगर यहां पर कंस्ट्रक्टिव तो हर जगह पर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, हर जगह पर आपके पास क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इसको हम स्टेडी इंटरफेरेंस कहते हैं। और ये तब पॉसिबल है अगर ये कंडीशंस हो, अगर ये कंडीशंस ना हो तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अगर क्रस्ट क्रस्ट के साथ हो, ट्रफ ट्रफ के साथ, या पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो और फेज डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो, तो फिर इंटरफेरेंस आपके पास होगा, इट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? क्रस्ट ट्रफ के साथ हो, ठीक है, या ट्रफ क्रस्ट के साथ सुपरपोज कर जाए। ठीक है, पाथ डिफरेंस आपके पास है डी, ये n+1 डिवाइड बाई 2 लेमडा, और फेज डिफरेंस आपके पास जो है दिस विल बी इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई। तो फिर इंटरफेरेंस आपके पास होगा, इट विल बी अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा।
ठीक है, एक का ट्रफ दूसरे का क्रस्ट, ये क्रस्ट ये ट्रफ, ये क्रस्ट ये ट्रफ, तो आपके पास इंटरफेरेंस जो होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके पास होगा। ठीक है, वो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स नोन एज इंटरफेरेंस। यहां पर हमने एक खास इंटरफेरेंस डिस्कस किया। ठीक है, इंटरफेरेंस के मुख्तलिफ अकसाम है, प्रोपेगेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम ना हो, डिफरेंट हो, वो सब कुछ आपके पास हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं एक एमसीक्यू बना लूं कि λ1 इज इक्वल टू λ2 इज इक्वल टू 3 मीटर एंड superposed where part difference is equal to, where part difference is equal to, let's suppose 9 meter, part difference is a 9 meter. ठीक है, the superposed where part difference is equal to 9 meter, then मैं आपसे दो क्वेश्चंस कर सकता हूं। इंटरफेरेंस आपके पास क्या होगा, ठीक है, और फेज डिफरेंस आपके पास क्या होगा। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, और फेज डिफरेंस आपके पास क्या होगा। तो देखिए, इसका बहुत आसान तरीका है। वेवलेंथ देखिए कितने 3 मीटर है, तो आप इंटीग्रल मल्टीपल में देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इंटीग्रल मल्टीपल है। 9 मीटर को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 मीटर, या ये आपके पास 3 लेमडा, तो इंटीग्रल मल्टीपल में आया, तो आपके पास इंटरफेरेंस जो होगा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और 3 लेमडा तो 3 2 जा 6 पाई, 6 पाई आपके पास जो है फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, जहां पर ये दोनों वेव्स सुपरपोज कर जाते हैं। ठीक है, अब मैं अगर एक और एमसीक्यू बना लूं, λ1 इज इक्वल टू λ2 इज इक्वल टू 1 मीटर एंड सुपरपोज एंड wave superposed where part difference is equal to 5 meter, part difference आपके पास 5 मीटर हो, तो फिर आपके पास इंटरफेरेंस क्या होगा और फेज डिफरेंस आपके पास क्या होगा। तो मैंने क्या कहा आपको कि सबसे पहले इंटीग्रल मल्टीपल में चेक करें, 1 मल्टीप्लाई करें 1 मीटर, 2 मल्टीप्लाई करें 2 मीटर, 3 4 मल्टीप्लाई करें 4 मीटर, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 5 मीटर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, और 1 मीटर तो वेवलेंथ है, तो 5 लेमडा, ये भी इंटीग्रल मल्टीपल में आ रहा है, तो इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और फेज डिफरेंस क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, ये आपके पास 10 पाई बन जाएगा, ये आपके पास फेज डिफरेंस होगा। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि पार्ट डिफरेंस क्या है और फेज डिफरेंस आपके पास है वो क्या होगा। ठीक है, मैं एक तीसरा एमसीक्यू बता रहा हूं, what will be the phase difference, what will be the phase difference between 2 points, point 1 meter away, ठीक है, 0.1 meter away on a wave having 1 meter वेवलेंथ। अगर 1 मीटर वेवलेंथ हो तो फिर ये बताए कि वो दो पॉइंट्स जिसके दरमियान पार्ट डिफरेंस 0.1 मीटर हो, ठीक है, तो उसके दरमियान आपके पास फेज डिफरेंस क्या होगा। ए ऑप्शन मैं लिख रहा हूं पाई बाय 5 रेडियन, बी ऑप्शन पाई बाय 10 रेडियन, सी ऑप्शन 3 पाई डिवाइड बाय 5 रेडियन, डी ऑप्शन आपके पास जो है 3 पाई डिवाइड बाय 10 रेडियन। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास ये फॉर्मूला है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डी डिवाइड बाय लेमडा, तो डी 0.1 मीटर है, डी 0.1 मीटर है, और वेवलेंथ आपके पास 1 मीटर है। ठीक है, तो मीटर मीटर आपके पास कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 5 रेडियन, दिस इज द आंसर। तो फॉर्मूले से आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास फेज डिफरेंस वो दो पॉइंट्स जिसके दरमियान पार्ट डिफरेंस 0.1 मीटर है वो क्या होगा। ठीक है, इसका एक दूसरा आसान तरीका भी है, दूसरा भी एक आसान तरीका है। आप क्या करें, एक दूसरा तरीका शॉर्टकट,
वेवलेंथ अगर गिवन है और पाथ डिफरेंस गिवन है, तो वेवलेंथ को डिस्टेंस या लेंथ पे डिवाइड करो, आपके पास एक नंबर आ जाएगा n, और फिर 2 पाई को उसी नंबर पे डिवाइड करे, आपके पास फेज डिफरेंस आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वेवलेंथ को आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या पाथ डिफरेंस पे डिवाइड करें, नंबर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और 2 पाई, क्योंकि एक वेवलेंथ का एंगल 2 पाई होता है, 2 पाई एंगल को उसी नंबर पे डिवाइड करें, फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो इससे भी आप करें, लेमडा आपके पास 1 मीटर है, पाथ डिफरेंस पॉइंट 1 मीटर, ये आपको 10 देगा, आपको क्या देगा, 10 देगा। तो 2 पाई को आप 10 पे डिवाइड करें, ये आपके पास पाई डिवाइड बाय 5 रेडियन आपके पास आ जाए, ठीक है। ये पाई डिवाइड बाय 5 रेडियन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है सोनिक इंटरफेरोमीटर। सोनिक इंटरफेरोमीटर, सोनिक इंटरफेरोमीटर में 2-3 बातें हैं। दिस इज अ डिवाइस यूज्ड टू कंफर्म इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स में इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व किया जाता है सोनिक इंटरफेरोमीटर से, ठीक है। इसमें दूसरा पाथ आपके पास होता है साउंड वेव डिवाइडेड, ठीक है, ऑन 2 पाथ्स। साउंड वेव जो है वो 2 पाथ्स पे डिवाइड हो जाता है। इसमें 1 पाथ आपके पास जो होते हैं वो फिक्स होता है, और दूसरा पाथ आपके पास जो होते हैं, सेकंड पाथ आपके पास जो है, दिस इज एडजस्टेबल, ये आपके पास एडजस्टेबल होता है। बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। डायग्राम आपके पास है, ये आपके पास इस किस्म का डायग्राम आपके पास बुक में है, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें से एक पाथ आपके पास जो होता है, ये एक पाथ, ये आपके पास दूसरा पाथ, ठीक है। ये एक पाथ, यहां से ट्यूनिंग फोर्क से आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यहां पर रिसीवर है, लेट्स सपोज किसी ने कान रखा हुआ है, तो देखिए ये जो पाथ आपके पास होता है इट इज एडजस्टेबल, और ये पाथ आपके पास फिक्स होता है। तो यहां से जो साउंड वेव इंटर होता है वो डिवाइड हो जाते हैं 2 पाथ्स में, एक पाथ फिक्स होते हैं, दूसरा पाथ मूवेबल या एडजस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और यहां से एक्सपेरिमेंटली ये कंफर्म हो जाता है कि जब इन 2 साउंड वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो, 0, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, इस तरह पाथ डिफरेंस अगर इसके बराबर हो, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव, यहां पर आप लाउड साउंड सुनेंगे। और अगर डी आपके पास लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2 और मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं। हमने एक्सपेरिमेंटली इसको कंफर्म किया, ठीक है। और फिर यहां पर हम कोई साउंड ऑब्जर्व नहीं करते, ठीक है। तो ये आपके पास सोनिक इंटरफेरोमीटर में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा, अब यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं आप एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, बीट्स। बीट्स आपके पास होता है, बीट्स को हम कहते हैं दिस इज द इंटरफेरेंस इन टाइम, ये आपके पास इंटरफेरेंस ऑफ इन टाइम कहलाता है, ठीक है। इससे पहले जो हमने इंटरफेरेंस पढ़ा वो इंटरफेरेंस इन स्पेस कहलाता है, और यहां पर जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसको हम इंटरफेरेंस इन टाइम कहते हैं। क्यों? विद द पैसेज ऑफ टाइम कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इसलिए हम इसको इंटरफेरेंस इन टाइम कहते हैं, ठीक है। और इसको हमने बीट्स का नाम दिया है। अगर आप डिफिनीशन देखें तो द पीरियोडिक अल्टरेशन बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमम इंटेंसिटी साउंड, intensity sound produces
produces due to the superposition of sound waves having slightly frequency difference. Having slightly frequency difference. The periodic alteration the periodic variation produces due to the superposition of sound waves having slightly frequency difference. तो इसको हम बीट्स कहते हैं. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बीट्स कहते हैं. ठीक है. अच्छा, यहां पर ये बीट्स ये भी इंटरफेरेंस है, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपके पास जो होता है वो बराबर नहीं होता है. F1 और F2 फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होते, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए. इससे पहले जो हमने इंटरफेरेंस पढ़ा तो उसमें से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपके पास क्या थे? सेम थे. ठीक है, बीट्स में फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा, ज्यादा डिफरेंस नहीं. ठीक है, तो फिर आपके पास जो वेव सुपरपोज होते हैं कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे. ठीक है, तो इस पीरियोडिक अल्टरेशन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी साउंड को हम कहते हैं बीट्स. इसको हम क्या कहते हैं? बीट्स कहते हैं. ठीक है, और आपके पास इस किस्म के वेव बनेंगे, इस किस्म. ये आपके पास लाउड, ये आपके पास लो, ये लाउड, ये लो, ये लाउड, ये लो, ये लाउड. इस किस्म का वेव फॉर्म आपके पास जो है वो बनेगा. इसी को बेसिकली हम बीट कहते हैं. और ये बात याद रखिए, वन बीट का मतलब होता है वन मैक्सिमा लाउड, वन मिनिमा ये आपके पास लो इंटेंसिटी साउंड. ठीक है, वन बीट का मतलब होता है वन मैक्सिमा, वन मिनिमा. ठीक है, एक दफा लाउड साउंड आप सुनेंगे, एक दफा लो इंटेंसिटी साउंड आप सुनेंगे. इसको हम बेसिकली कहते हैं बीट. इसको हम क्या कहते हैं? बीट कहते हैं. अच्छा, ये आपके पास फार्मूला है, n इज इक्वल टू प्लस माइनस F1 माइनस F2. ये प्लस मैक्सिमा को शो करते हैं, माइनस मिनिमा को शो करते हैं. ठीक है, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, प्लस माइनस F2 माइनस F1. अगर F1 F2 से ज्यादा हो तो F1 माइनस F2, अगर F2 F1 से ज्यादा हो F2 माइनस F1. ठीक है, प्लस माइनस लिखा ठीक है, नहीं लिखा तो जरूरत नहीं है. इसको आप इस तरह सिंपल भी लिख सकते हैं, F1 माइनस F2 या आपके पास F2 माइनस F1. और ये आपके पास नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, ये नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, n नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड को रिप्रेजेंट करता है. तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ही आपको नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड के बारे में आपको बताता है. अगर मैं लिख लो F1 आपके पास 500 हर्ट्ज है, F2 आपके पास 505 हर्ट्ज है, तो नंबर ऑफ बीट्स आप कितने ऑब्जर्व करेंगे? नंबर ऑफ बीट्स आप कितने ऑब्जर्व करेंगे? 5, 10, सी ऑप्शन 2.5, डी ऑप्शन आपके पास जो है 20. ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकाल. 500 और 505 का डिफरेंस क्या है? 5. तो हम 5 बीट्स को ऑब्जर्व करेंगे एक सेकंड में. ठीक है, और 5 बीट्स का मतलब क्या होता है? 5 मैक्सिमा, 5 मिनिमा. मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं, F1 is equal to 500 hertz, F2 is equal to 505 hertz. If sounded together, then the number of maxima and minima, the number of maxima and minima observed in 1 second. तो 5, 5, 5, 10, 10, 0 इस किस्म के ऑप्शंस आ सकते हैं. तो 5 मैक्सिमा, 5 आपके पास मिनिमा इन 1 सेकेंड्स आपके पास होंगे. ठीक है, तो ये आपके पास बीट्स. अच्छा, अब बीट्स में एक चीज आप लोग याद रखें, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स कितने ऑब्जर्व कर सकते हैं? द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स विच वी कैन ऑब्जर्व या ह्यूमन कैन ऑब्जर्व, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स विच वी कैन ऑब्जर्व. मोस्टली बुक्स में 7 लिखा गया है, लेकिन कुछ बुक्स में 10 तक भी जो है लिखा गया है. तो मैं तो स्टूडेंट्स को 10 बताता हूं क्योंकि कुछ बुक्स में मैंने 10 भी देखा है, लेकिन मोस्टली बुक्स में 7 है. अब अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर ऑप्शन में 7 भी और 10 भी हो तो आप किसको प्रेफर करेंगे? आप 7, क्योंकि मोस्ट ऑफ बुक्स में मैंने 7 देखा है.
बहुत कम बुक्स में, कम जगहों पर मैंने 10 तक भी देखा है कि एक इंसान 10 तक बीट्स 1 सेकंड में ऑब्जर्व कर सकते हैं। 1 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ बुक्स में 7 है। अगर 10 का ऑप्शन आपके पास ना हो तो फिर आप 7 को ही प्रेफर किया करें, ठीक है। तो ये याद रखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम 7 बीट्स 1 सेकंड में ऑब्जर्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये हमारे रेंज से बाहर है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम सुन सकते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम नहीं सुन सकते। तो इसी तरह 7 बीट्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, 7 बीट से ज्यादा बीट्स हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। हां, प्रोड्यूस हो सकते हैं, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर मैं लिख लो, अगर मैं एक एमसीक्यू लिख लो, F1 आपके पास जो है 600 हर्ट्ज है, F2 आपके पास 620 हर्ट्ज है, तो मैं 2 क्वेश्चंस कर सकता हूं। नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू डैश। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ बीट्स ऑब्जर्व्ड will be equal to dash. Number of beats produced will be equal to dash. Number of beats observed will be equal to dash. मैं अगर ऑप्शन में लिख लो 20, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन आपके पास जो है 40, ठीक है, डी ऑप्शन आपके पास जो है नो बीट ऑब्जर्व, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड, तो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड आपके पास 20 होते हैं, एंड नंबर ऑफ बीट्स ऑब्जर्व्ड 7 से ज्यादा हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो नो बीट्स विल बी ऑब्जर्व्ड, इसमें डी ऑप्शन होगा। और इसके लिए आपके पास क्या होगा? ए ऑप्शन। 20 बीट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और याद रखें, अगर मैं आपको ये कह दूं कि फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हंड्रेड्स में है, तो फिर क्या होगा? फिर बीट्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। अगर आपके पास डिफरेंस फ्रीक्वेंसी में हंड्रेड्स में हो, थाउजेंड्स में हो, तो फिर ना प्रोड्यूस होंगे और ना ऑब्जर्व होंगे, क्योंकि बीट्स प्रोड्यूस करने के लिए फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, थोड़ा सा फर्क होना चाहिए आपके पास। ज्यादा फर्क हो तो फिर भी हम बीट्स ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर मैं लिख लूं एक एमसीक्यू, F1 इज इक्वल टू 700 हर्ट्ज एंड F2 is equal to 702 hertz. If we observe at 1 divided by 4 second loud sound, ठीक है, then at half second we will observe dash sound, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं ए ऑप्शन लो, बी ऑप्शन लाउड, सी ऑप्शन बोथ, ठीक है, लो एंड लाउड, एंड डी ऑप्शन आपके पास जो है नन ऑफ दीज, ठीक है। इस किस्म के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं कि 1/4 सेकंड पे अगर हम ये ऑब्जर्व करें, लाउड ऑब्जर्व करें, तो फिर इस टाइम हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी कंडीशन दिया जा सकता है कि 1/4 सेकंड पे, या मे बी 1/4 सेकंड के बजाय आपको इस तरह बताया गया कि T डिवाइड बाई 4, 1/4 सेकंड या T/4 पे हम लाउड साउंड को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो हाफ सेकंड पे या हाफ सेकंड के बजाय आपके पास T डिवाइड बाई 2, तो T डिवाइड बाई 2 पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो मैं आपको एक आसान तरीके इसका बता रहा हूं, ठीक है। इसका एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। अब जल्दी से फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बीट्स आप मालूम करें, तो नंबर ऑफ बीट्स कितने होंगे? 2। नंबर ऑफ बीट्स कितने होंगे? 2। इसको आप डबल करें, इसका मतलब ये होगा कि 2 आपके पास मैक्सिमा और 2 आपके पास मिनिमा 1 सेकंड में। तो मतलब ये है, अगर नंबर ऑफ बीट्स 2 प्रोड्यूस हो रहा है तो आप इसको डबल करें 4, और फिर आप लिख लें 1/4 सेकंड, 2/4 सेकंड, 3/4 सेकंड, 4/4 सेकंड। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, T/4 सेकंड, 2T डिवाइड, बल्कि T/4, 2T/4, 3T/4, 4T/4। मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं, ठीक है। तो देखिए,
अगर आपको बताइए कि 1/4 सेकंड पे हम लाउड साउंड को ऑब्जर्व करें, लाउड, तो फिर यहां पर लाउड, ये लो, ये लाउड, ये लो। तो देखिए किस टाइम पे आपसे पूछा गया कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हाफ सेकंड या t/2। तो देखिए ये आपके पास t/2 भी है और ये आपके पास हाफ सेकंड भी है। तो इस पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम लो साउंड ऑब्जर्व करेंगे। तो तरीका आपके पास ये है कि आप सबसे पहले नंबर ऑफ बीट्स को मालूम करें, उसको डबल करें और टाइम को उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर मैं आपको ये कह दूं, F1 इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज, F2 आपके पास 503 हर्ट्ज, ठीक है, 503 हर्ट्ज, तो नंबर ऑफ बीट्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो 3 को डबल करें, 6, t/6, 2t/6, 3t/6, 4t/6, 5t/6, 60/6, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, 1/6 सेकंड्स, 2/6 सेकंड्स, 3/6 सेकंड्स, 4/6 सेकंड्स, 5/6 सेकंड्स, 6/6 सेकंड्स, ठीक है। अगर आपको बताया गया है कि t/6 पे या 1/6 पे हम लाउड साउंड को ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर मैं 3t/6 पे या हाफ सेकंड पे या 2/6 सेकंड पे या 1/3 सेकंड पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए लाउड, ये लो, ये लाउड, ये लो, ये आपके पास लाउड, ये लो। तो अगर आपको बताया गया है कि 1/6 सेकंड पे या t/6 पे हम लाउड ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हाफ सेकंड पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, 1/3 सेकंड पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो सबके आंसर्स आपके पास आ गए। तो तरीका ये है कि नंबर ऑफ बीट्स जो आपको गिवन है उसको आप डबल कर जाए। तो जब आप उसको डबल कर जाए तो आपको बताया गया होगा कि इस टाइम पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, उसको उसके ऊपर लिख लें। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स सपोज हाफ सेकंड पे हम लाउड ऑब्जर्व करते हैं, तो ये हाफ सेकंड है ना, इसके ऊपर लाउड लिखे, तो लाउड, लो, लाउड, यहां पर भी लो आ जाएगा, ठीक है। उसके मुताबिक से फिर आप देखिए किस टाइम पे आपसे मांगा गया है कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो नंबर ऑफ बीट्स जो आ जाए उसको आप लोग डबल कर जाए, ठीक है, और टाइम को मींस 1 सेकंड को उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर नंबर ऑफ बीट्स 2 है तो 1 सेकंड को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अगर नंबर ऑफ बीट्स 3 है उसको डबल करें, 6, उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। अगर नंबर ऑफ बीट्स 4 है उसको डबल करें, 8, तो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। और फिर देखिए आपसे क्या पूछा गया है, उसके मुताबिक से आप आंसर लिख लें, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट है, इसका आसान तरीका है। अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये आपके पास ट्यूनिंग फोर्क है और इसका फ्रीक्वेंसी आपके पास f है, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी आपके पास f है बिफोर लोडिंग। अगर मैं इसके प्रोंग्स के साथ कुछ मास लगा लूं, अगर मैं इसके प्रोंग्स के साथ मास लगा लूं, ट्यूनिंग फोर्क आपके पास जो है दिस इज लोडेड मींस सम मास इज अटैच्ड विद द प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क के प्रोंग्स के साथ हमने कुछ लोड को अटैच कर लिया है। तो फिर इसका फ्रीक्वेंसी आपके पास f प्राइम होगा। और याद रखिए, जब आप ट्यूनिंग फोर्क के प्रोंग्स को लोड कर लेते हैं, ठीक है, तो वो हेवी बन जाता है। अब ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी f प्राइम आपके पास होगा, वो f से कम होगा, लेकिन v प्राइम स्पीड ऑफ साउंड वो v के बराबर ही होगा। अगर इससे साउंड v प्राइम, ठीक है, यहां पर स्पीड ऑफ साउंड बिफोर लोडिंग v, ठीक है, तो एमसीक्यू में इस तरह आ सकता है कि ट्यूनिंग फोर्क था, ठीक है, वो लोडेड नहीं था, उससे हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, रूम टेम्परेचर पे स्पीड v था। अगर मैं उसके प्रोंग्स को लोड करूं और फिर मैं उससे साउंड प्रोड्यूस कर लूं, तो फिर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड सेम होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाता है। अगर आप ट्यूनिंग फोर्क के प्रोंग्स को लोड करें तो फिर आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क विल बी डिक्रीजेस, लेकिन साउंड बिफोर लोडिंग जो प्रोड्यूस कर रहा था उसका स्पीड और आफ्टर लोडिंग जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था उसका स्पीड वो आपके पास सेम होगा, वो आपके पास क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, एक और किस्म के एमसीक्यूज आते हैं, प्रीवियस पेपर्स में भी है,
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अगर मैं लिख लो F1 आपके पास है 700 हर्ट्ज, F1 इज इक्वल टू 700 हर्ट्ज, F2 आपके पास अननोन है। when sounded together 3 beats observed, 3 beats observed। एक ट्यूनिंग फोर्क है, ये आपके पास ट्यूनिंग फोर्क एक, ये दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है। एक का फ्रीक्वेंसी है, दूसरे का फ्रीक्वेंसी अननोन है, लेकिन जब हमने दोनों को साउंड किया एक साथ में तो 3 बीट्स ऑब्जर्व। एंड व्हेन F1 is loaded, F1 is loaded by attaching wax या rubber, ठीक है वगैरह। when F1 is loaded and then sounded together, and then sounded together 5 beats observed, 5 beats observed, then मैं आपसे पूछ सकता हूं F2 फ्रीक्वेंसी क्या होगा और F1 प्राइम क्या होगा आपके पास आफ्टर लोडिंग। आफ्टर लोडिंग आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगा। तो F2 भी आपसे मांगा गया है, F1 प्राइम भी आपसे मांगा गया है। ठीक है, F2 भी आपसे मांगा गया है और F1 प्राइम भी आपसे मांगा गया है आफ्टर लोडिंग। ठीक है, तो देखिए इसका मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। ठीक है, एक आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे पास आंसर क्या आएगा। और आसान ट्रिक मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए फार्मूले में तो आपके पास है F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1। तो F1 माइनस F2 मैंने लेना होगा कि F2 माइनस F1 मैंने लेना होगा। F1 माइनस F2 मैंने लेना होगा कि F2 माइनस F1 मैंने लेना होगा। ठीक है, तो इसका फैसला कौन सा फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होगा, कौन सा फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होगा, इसका फैसला कौन करेगा। इसका फैसला नंबर ऑफ बीट्स करेंगे जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। लोडिंग मैं फिर बता रहा हूं कौन सा फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होगा। अब मैं F1 और F2 में कौन सा नेगेटिव लूंगा और कौन सा पॉजिटिव लूंगा, यह फैसला कौन करेगा। यह फैसला ये नंबर ऑफ बीट्स करेगा, यह फैसला नंबर ऑफ बीट्स करेगा। और एक बात आप लोग याद रखें, अगर पहले बीट्स कम हो और फिर ज्यादा, लोडिंग के बाद ज्यादा, पहले बीट्स कम हो लोडिंग के बाद बीट्स ज्यादा हो जाए, तो फिर जिसको आपने लोड किया है उसके साथ नेगेटिव आएगा, उसके फ्रीक्वेंसी के साथ नेगेटिव आएगा। तो मैंने कौन सा लोड किया, F1, तो याद रखें F2 माइनस F1 इज इक्वल टू N1। मैं फिर बता रहा हूं, फिर सुने, अगर पहले नंबर ऑफ बीट्स कम हो फिर ज्यादा, तो जिसको आपने लोड किया होगा उसके साथ माइनस साइन आपने लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास F2 अननोन है, F1 700 हर्ट्ज है और नंबर ऑफ बीट्स कितने प्रोड्यूस हो गए 3। तो मैं F2 क्या लूं कि आपके पास डिफरेंस 3 आ जाए, तो 703 हर्ट्ज। F2 मेरे पास आया 703 हर्ट्ज, दिस इज द आंसर। ठीक है, अच्छा अब F2 माइनस F1 प्राइम, ये आपके पास N2। F1 पे मैंने प्राइम क्यों लिखा, क्योंकि हमने F1 को लोड किया तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, इसलिए उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैंने प्राइम लिखा। तो देखिए F2 तो मेरे पास आ गया 703 हर्ट्ज माइनस F1 प्राइम, तो मैं F1 प्राइम क्या रख लूं ताकि आपके पास डिफरेंस 5 आ जाए, डिफरेंस 5 आ जाए। तो देखिए 700 हर्ट्ज 703 है, तो 703 से अगर मैं 698 सब्ट्रैक्ट करूं, 698 सब्ट्रैक्ट करूं, तो फिर आपके पास डिफरेंस 5 आएगा। तो इसका मतलब यह है कि F1 प्राइम आपके पास जो है दिस इज 698 हर्ट्ज, दिस इज द आंसर। मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, यह फैसला कौन करेगा कि F1 पॉजिटिव होगा कि F2 पॉजिटिव होगा, यह फैसला नंबर ऑफ बीट्स करेंगे। अगर पहले कम है अब ज्यादा, तो फिर वो ट्यूनिंग फोर्क जिसका फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने लोड किया है, उसका फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होगा।
ठीक है, मैंने आपको ये बताया। तो आंसर आपके पास 703 और ये 698 हर्ट्ज। अगर मैं इसको उल्टा करूं, मैं इसको अगर 5 करूं और इसको मैं अगर 3 करूं, तो अगर फिर नंबर ऑफ बीट्स ज्यादा हो फिर कम हो, तो फिर जिसको हमने लोड किया होगा वो पॉजिटिव होगा। जब उल्टा किया था खबर, ये बात फिर आप उल्टा कर लेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर पहले आप ज्यादा बीट्स ऑब्जर्व कर रहे थे अब कम, तो फिर वो ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी जिसको हमने लोड किया हुआ है वो पॉजिटिव होगा। अगर नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज हो जाए, ठीक है, अब पहले ज्यादा थे अब कम हो गए, तो अब आपके पास वो ट्यूनिंग फोर्क जिसका फ्रीक्वेंसी जिसको हमने लोड किया है अब वो पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। तो उसको आप ट्राई करें। आपके पास जो है F1 माइनस F2 एंड 1 आपके पास 5, तो F2 तो F1 तो आपको दिया ये 700 हर्ट्ज, F2 में क्या रख लूं कि डिफरेंस आपके पास 5 आ जाए, तो ये आपके पास 695 हर्ट्ज, ये आपके पास 5 आए, तो 695 F2 होगा। ठीक है, अच्छा अब आपके पास F1 प्राइम माइनस F2 कितने 3, तो F2 तो आपने मालूम कर लिया 695 हर्ट्ज, ये अब 3 आने चाहिए, तो F1 प्राइम में क्या रख लूं, तो F1 प्राइम आपके पास 698 हर्ट्ज। ठीक है, अब F1 प्राइम आपके पास 698 हर्ट्ज होगा अगर मैं इसको उल्टा करूं। तो ये इसका आपके पास ट्रिक है। और बीट्स में हम यही कहते हैं कि बीट्स फिनोमेना इस्तेमाल होता है टू मेजर द अननोन फ्रीक्वेंसी एज वेल एज टू ट्यून द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए भी हम बीट्स फिनोमेना इस्तेमाल करते हैं। तो ये बीट्स में आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक लेक्चर में आपका 8 चैप्टर भी जो है वो खत्म हो जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, ऑर्गन पाइप्स एंड डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।